अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। पाकिस्तान के ताज़ा तरीन सियासी मंजरनामे के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, जहाँ पर पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के बाद इस वक्त मुल्क में हुकूमत साजी का प्रोसेस जारी है। आज पंजाब असम्बली का पहला इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें हम देख रहे हैं कि हुकूमत साजी के हवाले से और पंजाब की जो गवर्नमेंट है उसको बनाने के हवाले से काम होगा। वहीं पे हम देख रहे हैं कि सेंटर में भी इस हवाले से अलाइंसेस फाइनल हो चुके हैं और गवर्नमेंट जो सेंटर में बन रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की बन रही है। उन्हें आने वाले वक्त में क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे, इस हवाले से हम अपने गुज़िश्ता वीलॉग में बात कर चुके हैं। अगर बात की जाए मुआशी सूरत हाल की, तो पाकिस्तान को आने वाला जो माली साल है उस दौरान बजट पेश करने के अलावा आईएमएफ के प्रोग्राम को चलाने के लिए 6 बिलियन डॉलर जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। और हम देख रहे हैं कि इसके अलावा जो पूरा ये माली साल है इसमें पाकिस्तान ने अपने फॉरेन रिज़र्व की निस्बत 3 गुना जो बड़ा कर्ज़ है वो लौटाना है, कर्ज़ के साथ लौटानी है। पाकिस्तान जब से बना अब तक पाकिस्तान ने कई बार बेल आउट पैकेजेस लिए आईएमएफ से, और उसमें किसी भी मुल्क ने जो बेल आउट पैकेजेस लिए उनमें ये सबसे बड़ी तादाद है। पाकिस्तान ने 1947 से लेकर अब तक 23 दफ़ा आईएमएफ से बेल आउट पैकेजेस लिए, और पाकिस्तान का इन्हिसार जो है पूरी तरह से इन्हीं कर्ज़ों के ऊपर है। ऐसी सूरत हाल में कि जब पाकिस्तान की जो मईशत है वो दिगरगूं है, पाकिस्तान को इस हवाले से बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। ऐसे में अगर कोई पाकिस्तान का लीडर उठ खड़ा हो और वो मुतालबा करे इंटरनेशनल लेंडर से, इंटरनेशनल बैंक से, इंटरनेशनल डोनर से मुतालबा करे कि वो पाकिस्तान को तमाम कर्ज़ों की जो तरसील है उसे रोक दें, क्योंकि पाकिस्तान की जो ये पाकिस्तान के अंदर ये जो सिस्टम चल रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ कर्ज़ों पाकिस्तान के जो यहाँ पे काम कर रहे हैं लोग या बेनज़ीर इनकी सपोर्ट तक का पैकेज जो है वो इन्हीं कर्ज़ों से उसकी अदायगी होती है। पाकिस्तान के सरकार के इंतज़ाम और इंसराम को चलाने के लिए एम्प्लॉइज़ को जो पेज तक दी जाती हैं वो भी आईएमएफ के उस कर्ज़े से आ रही होती हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर कोई पार्टी अपने सियासी मफादात को बचाने के लिए आईएमएफ को लेटर लिखे कि आप इस मुल्क को कर्ज जो है वो रोक दें और उसको मशरूत कर दें इलेक्शन ऑडिट के साथ, तो मेरे ख्याल में ये कोई दानिशमंदाना पॉलिटिक्स नहीं होगी, चूँकि पाकिस्तान का पूरा जो इन्हिसार है इसी कर्ज के ऊपर है। इसी इन्हीं वजूहात की बिना पर हम एक अरसे से इस चीज़ का मुतालबा करते आए हैं कि पाकिस्तान का जो भी गवर्नमेंट आए, पाकिस्तान के अंदर किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट आए, चाहे वो केयर टेकर्स हों, चाहे वो सियासी पार्टियाँ हों, पाकिस्तान के अवाम की खातिर, पाकिस्तान की खातिर एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, एक चार्टर ऑफ इकॉनमी जो है, एक चार्टर ऑफ इकॉनमी बाकायदा साइन किया जाए और तमाम आने वाली हुकूमतें जो हैं इस बात का उन्हें पाबंद बनाया जाए कि वो उस चार्टर ऑफ इकॉनमी से रूगर्दानी नहीं करेंगी। इसी तनाजुर में SIFC की भी जो परफॉर्मेंस है इसी तनाजुर में है, क्योंकि हम देखते हैं कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है जिसमें पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत जो है वो बैठी हुई है। हम देख रहे हैं कि जिन कामों को एक अरसे तक जो ब्यूरोक्रेसी के पास जो फाइलें रुकी रहती थीं वो SIFC के आने के बाद वो काम तेज़ी से हो रहे हैं और उन कामों में तेज़ी आ रही है। और SIFC जो है एक ओवरसाइट बॉडी, एक गवर्निंग बॉडी के की हैसियत से बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर SIFC को ओवरऑल जो डिसीजंस है वो लेने चाहिए। जो आप लो लेवल पे जाके उस काम की निटी ग्रिटी में पढ़ते हैं तो उसमें मामलात जो हैं उन्हें उनको ख़राबी की तरफ जाने का अंदेशा भी है। IMF का जो प्रोग्राम है वो बहरतौर आने वाली हुकूमत ने लेना है। IMF ने इस हवाले से बहुत सारी जो है कि शराइत भी लगा रखी हैं। आने वाला जो बजट है वो भी IMF की इन शराइत के तनाज़ुर में हमें लाना होगा। उसके अलावा IMF ने बहुत सारे जो तकाज़े हैं वो जो किए हैं उनमें जो गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ हैं उनका बेहतरीन इस्तेमाल जो है उस पर ज़ोर दिया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट में जब नई हुकूमतें आती हैं, नए दफातर बनते हैं, नई गाड़ियाँ ली जाती हैं, नए लॉजेस तामीर किए जाते हैं, नए नए मिनिस्टर हाउस बनते हैं,
چونکہ قلمدان جب دیے جاتے ہیں تو وہ پوری ایک دنیا نئی تعمیر کی جاتی ہے. اس کی زبردست انداز میں حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ایک دفعہ پھر پرائم منسٹر کے طور پہ آئیں گے. انہیں کنڈیم کرنا چاہیے، ان کو اپنی جو کیبنٹ ہے اسے بالکل اس کا مائنر سائز رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب نئے منسٹرز آتے ہیں تو پاکستان میں جس طرح کے ایک روش چلی آ رہی ہے کہ الیکشن پہ جو خرچ کیا جاتا ہے پھر وہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ جیسے تیسے ہو اسے پورا کیا جائے، چاہے وہ کرپشن کر کے ہی کیوں نہ کیا جائے. تو ایسی صورتحال میں پاکستان مزید مشکلات سے دوچار ہوگا. پہلا تو یہ تقاضا ہے IMF کا کہ بیسٹ جو یوزج ہے گورنمنٹ ریونیوز کا وہ کیا جائے. اس کے علاوہ جو ہمارا انرجی سیکٹر ہے اس کو اس پہ توجہ دی جائے، چونکہ انرجی سیکٹر جو ہے ہمارا وہ سب سے بڑا ڈپلیٹنگ سیکٹر ہے. سب سے زیادہ خرچ جو ہے انرجی سیکٹر پہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی پیدا کرنے کے لیے، گیس کے لیے، معاملات چلانے کے لیے اس انرجی سیکٹر پہ بہت زیادہ خرچ آ رہا ہے. اس کے علاوہ IMF نے ایک اور جو کہا کہ لبرلائز دا ایکسچینج ریٹس جو ہے فارن ایکسچینج ریٹس جو ہیں انہیں آزاد چھوڑنے کے حوالے سے بھی IMF نے بات کی ہے، چونکہ ڈالر کے ریٹس کو جب آرٹیفیشلی کنٹرول کیا جاتا ہے تو بر وقت فار دا ٹائم بنگ تو ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو تو آپ کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن ان دا لانگ رن جو ہے وہ چیز نقصان دہ ہوتی ہے. تو IMF نے اس حوالے سے یہ بھی ایک شرط رکھی ہے کہ لبرلائز کیا جائے. اس کے علاوہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جن میں جس طرح کے PIA ہے، جس طرح کے دیگر اسٹیل مل ہے، دیگر بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کی جو اوور ہالنگ ہے، ان کی جو ریسٹرکچرنگ ہے، اس کے حوالے سے بھی IMF نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے. اور پھر جو کلائمیٹ چینج چونکہ ایک موسمیاتی تبدیلی، پاکستان اس کا سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے، تو اس حوالے سے بھی IMF نے کہا ہے کہ اس حوالے سے بھی ریزیلینس دکھائی جائے، پری پلان کیا جائے. IMF کو اور دیگر جو ڈونرز ہیں ان کو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، کلائمیٹ فنڈ لینے کے حوالے سے پراپر پروجیکٹس، پراپر جو ایک پروگرام ہے وہ مرتب کر کے IMF کو یا دیگر ڈونرز کو آپ دیں، تاکہ کلائمیٹ کی بھی جو یہ درپیش چیلنجز ہیں ان سے نمٹا جا سکے. ایک نئے ویلاگ تک ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.